इंडिया के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स यानी कि इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उनके बारे में। और इनमें कौन कौन से हैं तो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला है हमारा द हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा पेनिनसुलर प्लेटू, चौथा इंडियन डेजर्ट, पांचवा कोस्टल प्लेन्स और छठा द आइलैंड्स। तो इन सभी जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है इन सभी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, जिसका नाम है हिमालयन माउंटेन्स। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हिमालयाज के बारे में, हिमालयन माउंटेन के बारे में। तो देखिए हिमालयाज के बारे में हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, यानी कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। और वहाँ पर हमने ये देखा था कि जो हिमालय है वो एक तरीके का यंग माउंटेन है, जियोलॉजिकली यंग माउंटेन है और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। अब ये दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड है वो बना। पहले गोंडवाना लैंड हुआ करता था, फिर चेंज होकर इंडिया इस तरफ आया और यूरेशियन प्लेट से टकराया। इन सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो उसी में हमने देखा था कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू रीजन है, तो यहाँ पर आपको मैं नीचे मैप दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर नीचे जो ये पेनिनसुलर प्लेटू रीजन है, तो ये जो रीजन है ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंडमास का एक तरीके से टुकड़ा है, यानी दुनिया का सबसे पुराना ज़मीन का टुकड़ा है। और वहीं जब हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं तो ये पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन और ये जो पूरा हिमालय का रीजन है ये काफ़ी यंग है। यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे नया जो लैंडमास है, सबसे नई जो ज़मीन है वो हिमालय रीजन है, या फिर जो नॉर्दर्न प्लेन है ये रीजन है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ कही गई है स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। अब ये फोल्ड माउंटेन क्या होता है, तो फोल्ड माउंटेन को मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो यहाँ देखिए मैप आप देख सकते हैं, सॉरी इमेज आप देख सकते हैं। तो इमेज में मान लीजिए कि पहले ऐसा फ्लैट जगह हुआ करता था। और पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ देखी थी कि जो इंडिया था, इंडिया ज़मीन का जो टुकड़ा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिया इस तरीके से देखिए, जो इंडिया था वो पहले अलग हुआ करता था यूरेशियन प्लेट से, और ये इस तरफ मूव करके, और जब इस तरफ जो यूरेशियन प्लेट है वहाँ से टकराया इस जगह पर, तब जाकर हिमालय का निर्माण हुआ। और वो कैसे हुआ, तो वो इसी फोल्ड माउंटेन, ये जो फोल्डिंग का प्रोसेस था इसके ज़रिए। तो इस तरफ जो मान लीजिए ये इंडिया है और ये इंडिया इस तरफ मूव कर रहा है, और इस तरफ मूव करते 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 इस तरीके का वो स्ट्रक्चर ले लिया। और इस जगह पर जो ज़मीन थी वो फोल्ड होते गई और ये ऊपर उठते गई, और ये फिर बन गया हमारा आज का हिमालय। तो इस तरीके से हमने देखा कि आखिर जो हिमालय है ये बना कैसे। और इंडिया की अगर हम बात करें, सॉरी हिमालय की बात करें, तो हिमालय जो है वो इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर स्थित है। जो इंडिया और तिब्बत है उसके बीच में एक बॉर्डर के रूप में काम करता है। तो ये जो माउंटेन रेंज है यानी हिमालयन रेंज जो है ये जो है ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, और ये शुरू होता है इंडस रीजन से और आकर खत्म होता है ब्रह्मपुत्र रीजन में। तो इसके लिए भी मैंने इमेज आपके लिए रखा है ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें। तो यहाँ पर सिंपली देखिए कि हिमालय कहाँ से शुरू होता है, आपका ये जो है ये इंडस रीजन है और ये आपका ब्रह्मपुत्र रीजन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हिमालयन रेंज फैला हुआ है। तो देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हिमालयन रेंज है वो ये पूरा इंडस रीजन और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का रीजन यहाँ से यहाँ तक पूरी तरीके से फैला हुआ है। और इसको ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा हिमालय है ये एक आर्क का फॉर्म करता है, आर्क। तो इस तरीके से देख सकते हैं कैसा ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और इसी चीज़ को यहाँ पर भी लिखा गया है। तो ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि जो हिमालयाज़ हैं उसमें दुनिया के सबसे ऊंचे जो चोटियां हैं, वो सबसे ऊंचे जो पहाड़ हैं वो स्थित हैं। और ये जो है ये आर्क का फॉर्म करता है, ये पहले ही मैंने आपको बताई। और ये जो पूरा हिमालय रेंज है ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर में ये रेंज फैला हुआ है। यानी कि किस तरीके से वेस्ट ईस्ट जो रेंज है, यानी यहाँ से लेकर इस तरीके से शुरू होता है और यहाँ पर खत्म होता है। तो ये जो लंबाई है इसकी 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो इसको आप ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और इसका जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर है कश्मीर में, और 150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में। यानी ये चौड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कश्मीर रीजन है यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है इस तरफ से जो चौड़ाई है वो है 400 किलोमीटर, और इस तरफ
150 किलोमीटर, यानी यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है इस तरफ 150 किलोमीटर और इधर 400 किलोमीटर। जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो आपको ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा देखने को मिलेगा हिमालय के वेस्टर्न हाफ के मुकाबले। और इसके साथ ही जो हिमालय है उसमें 3 पैरेलल रेंजेस कंसिस्ट करती हैं, या फिर हिमालय को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उनके हाइट के आधार पर। अब इससे क्या मतलब है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप एक इंडिया का हिमालय का इमेज देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हिमालय इतना चौड़ा है, लेकिन यहाँ पर इसमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं। एक तो आपका सबसे ऊपर का हो गया, सबसे ऊपर का, उसके बाद सेकेंड आपका रेंज आता है, और इसके बाद एक थर्ड रेंज आता है। तो देखिए सबसे ऊपर का जो रेंज है उसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, या फिर इनर हिमालय, या फिर हम कह सकते हैं हिमाद्री। और ये जो आपका रेंज है इसमें आपको जो सबसे ऊंची चोटियां हैं हिमालय के वो आपको देखने को मिलेंगी, जिनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स। और इसमें आपको सबसे जितने भी ऊंचे माउंट एवरेस्ट हो गए, काराकोरम हो गए, और भी जितने भी ऊंचे पहाड़ियां हैं, ऊंची चोटियां हैं, वो आपको इसी में देखने को मिलेगी, इसी रेंज में आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो फोल्ड है, जो ग्रेट हिमालय है उसका जो फोल्ड है वो काफ़ी एसिमेट्रिक है नेचर में। और इसका जो कोर है, यानी जो ग्रेट हिमालय है उसका जो कोर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ये जो ग्रेट हिमालय है ये हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है, बर्फ से भरी हुई रहती है, और इससे बहुत सारी नदियां निकलती हैं इस रेंज से, यानी जो आपका ग्रेट हिमालय का रेंज है इससे बहुत सारी नदियां निकलती हैं। और इसके साथ ही इससे थोड़ा सा साउथ में जाने पर, यानी कि जो पहला रेंज हमने देखा उसके साउथ में जो रेंज है उसे हम कहते हैं हिमाचल या फिर लेशर हिमालय। और ये जो रेंज है यहाँ पर आपको हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक्स आपको देखने को मिले, मेरा मतलब है अल्टर्ड रॉक से बना हुआ है ये रेंज। और इसका जो एल्टीट्यूड है, यानी इस रेंज का, इस पूरे रेंज का एल्टीट्यूड जो है वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में है, यानी 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर्स के बीच में है। और इस पूरे रेंज की चौड़ाई है 50 किलोमीटर्स। और इसमें जो आपका पीर पंजाल रेंज है काफ़ी सबसे लंबा है और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। और इसके साथ ही जो धौलाधर रेंज है, महाभारत रेंज है, इस पूरे रेंज में, हिमाचल रेंज में या फिर लेसर हिमालय में काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। और ये जो रेंज है यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, जैसे कि आपका कश्मीर वैली इसी में मौजूद है, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली और हिमाचल प्रदेश, ये सभी जो रीजन्स हैं ये यहीं पर मौजूद हैं। और ये सभी रीजन्स जो हैं ये हिल स्टेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसके बाद जो हमारा अंतिम जो रेंज आता है, या फिर जो हम कह सकते हैं सबसे साउथवर्ड जो रेंज है, यानी सबसे पहले आपका ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आपका लेसर हिमालय, और इसके बाद आपका आता है शिवालिक। तो सबसे साउथवर्ड जो आपका रेंज है उसे हम कहते हैं शिवालिक रेंज। और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। और इसका जो एल्टीट्यूड है वो आपको 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर के बीच में है। और ये जो रेंज है ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स को एक तरीके से अपने पास रखता है, जो कि आपको रिवर्स द्वारा लाए जाते हैं हिमालयन रेंजेस से। जो ये जो वैली है यहाँ पर काफ़ी थिक ग्रेवल एक तरीके से जमा रहता है। और इसके साथ ही जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, यानी जो आपका वैली इन लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आती है, उसे हम दून्स कहते हैं। तो जैसे कि आपने नाम सुना होगा देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, तो ये काफ़ी फेमस दून्स हैं। तो देखिए इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के अलावा हम हिमालय का एक तरीके से वेस्ट टू ईस्ट भी डिवीज़न करते हैं। और ये जो डिवीज़न है ये एक तरीके से रिवर वैलीज़ के द्वारा हम इसको डिफाइन करते हैं या फिर डिमार्केट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हिमालयाज़ हैं जो कि इंडस और सतलज के बीच में, उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं, और इसको हम कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और इसके साथ ही जो हिमालय का पार्ट है जो कि सतलज और काली रिवर के बीच में आता है उसे कुमाऊं हिमालय हम कहते हैं। और इसके साथ ही काली और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय आ जाता है। और तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालय का हिस्सा आता है उसे हम असम रिवर्स कहते हैं। तो इसके अलावा इसके बहुत सारे रीजनल नेम्स भी हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इमेज के जरिए आपको समझाने की या फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो यहाँ पर आप जैसे कि इस इमेज को देख सकते हैं, इस इमेज में डिवीज़न किया गया है। तो डिवीज़न में आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक का जो हिमालय है, इस पूरे रीजन में हिमालय का रीजन है, इसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। यहाँ पर हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं, इसके बाद नेपाल हिमालय और इसके बाद असम हिमालय।
तो इसको अगर हम देखें तो जो हमारा पंजाब हिमालय है वो इंदु नदी और सतलज नदी के बीच में आता है। इसके बाद कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में, नेपाल हिमालय शारदा और तीस्ता रिवर के बीच में आता है, और इसके बाद जो असम हिमालय है वो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आता है। तो इस तरीके से हम वेस्ट टू ईस्ट जो डिवीजन है वो हिमालय का हम करते हैं। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री डिफाइन करता है हिमालयस का, और जो दिवांग जॉर्ज है वहाँ के बाद जो हिमालय है वो शार्पली मुड़ जाती है साउथ की ओर, और जो ईस्टर्न बाउंड्री है इंडिया का उसके साथ पैरेलली चलती है। और इसको एक तरीके से हम पूर्वांचल भी कहते हैं, या फिर ईस्टर्न हिल्स कहते हैं, या फिर ईस्टर्न माउंटेन्स हम कहते हैं। ये जो हिल्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहाँ से होकर गुजरती हैं, और यहाँ पर जो आपको स्टोन्स देखने को मिलेगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन्स आपको मिलेंगे जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और इसके साथ ही ये जो रीजन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में फॉरेस्ट हैं, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हैं, और ये जो पूरा रेंज है ये पैरेलल रेंज के रूप में चलता है और वैलीज के रूप में चलता है। और ये जो पूरा पूर्वांचल है ये कंप्राइज करता है अपने पास पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इससे हिमालय से रिलेटेड जो कि यहाँ पर हम नहीं पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन को और देखते हैं कि आखिर हमें इस नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ना क्या है। तो देखिए नॉर्दर्न प्लेन जो हम समझते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन आखिर है क्या। तो नॉर्दर्न प्लेन को सिंपली आप देखें तो इंडिया में वो रीजन जिसमें कि आपका गंगा का पूरा रीजन आ जाता है, या फिर पाकिस्तान में आपका जो सिंध नदी है उसका रीजन आ जाता है, या फिर जो ब्रह्मपुत्र का रीजन है, इन सभी को मिला देते हैं। यानी कि आपका पंजाब, बिहार, यूपी, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर पाकिस्तान का पंजाब, असम, इन सभी रीजन्स को एक साथ आप अगर मिला दें तो ये पूरा रीजन एक साथ मिलकर नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। अब देखिए नॉर्दर्न प्लेन जो है उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम्स से मिलकर बना हुआ है। वो है पहला इंडस, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो इन तीनों नदियों का नाम सुनते ही एक तरीके से आप समझ गए होंगे कि आखिर ये नॉर्दर्न प्लेन है क्या। तो देखिए जो पूरा इंडस रिवर सिस्टम है पाकिस्तान का, इंडिया का जो गंगा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इन सभी को एक साथ अगर आप रखें तो उसी को हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। तो देखिए इसमें आपका जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं इनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि गंगा के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रह्मपुत्र के, और जो इंडस रिवर है उसके ट्रिब्यूटरीज को। तो अब यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्रिब्यूटरी होती क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहला तो है ट्रिब्यूटरी और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटरी। इन दोनों चीज़ों के बारे में आप कई बार सुनेंगे। तो देखिए ट्रिब्यूटरी क्या होती है। मान लीजिए ये गंगा नदी है, गंगा नदी है, और इसमें कई सारी छोटी छोटी नदियां आकर गिरती हैं, जैसे यमुना गिरती है, सोन नदी गिरती है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जाकर इस गंगा नदी में मिलती हैं। तो वो जो नदियां हैं जो कि किसी खास नदी में जाकर मिल रही, यानी गंगा में मिल रही है यमुना, तो हम कहेंगे कि यमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये होती है ट्रिब्यूटरी। और इसी को जस्ट अगर हम अपोजिट कर दें, और अगर कोई नदी है वो इस तरीके से बह रही है और वो आगे जाकर कई धाराओं में टूट जाती है, मतलब एक नदी है, गंगा नदी ऐसे जा रही है और वो आगे चलकर इस तरीके से छोटे छोटे कई सारे उसके धारा उससे निकल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी उसका एक टूटा हुआ हिस्सा। तो ये दोनों चीज़ों को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी को देखते हैं। तो देखिए ये जो पूरा रीजन है, यानी नॉर्दर्न प्लेन की जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही कंप्लीटली एलुवियल सॉइल से भरा हुआ है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एलुवियल सॉइल से ये बना ही हुआ है। और यहाँ पर जो एलुवियम का डिपॉजिट है ये आपके हिमालयन से जो नदियाँ बहती हैं या फिर नदियाँ आती हैं उनके द्वारा लाया गया है, और ये करीब मिलियंस ऑफ ईयर से ये जमा होते होते धीरे धीरे ये पूरा रीजन बना है। और ये जो पूरा रीजन है ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन है, और इसका जो स्प्रेड है यानी जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो प्लेन है ये करीब 2400 किलोमीटर लंबा है और करीब 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कुछ जगहों पर ये 240 किलोमीटर चौड़ा है और कुछ जगहों पर 320 किलोमीटर चौड़ा है। और ये जो रीजन है ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। तो अगर आप इंडिया का मैप देखें या फिर इंडिया का अगर आप पॉपुलेशन डिवीज़न देखें
तो आप पाएंगे कि यूपी में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, बिहार में है, या फिर इस पूरे नॉर्दर्न रीजन में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपको दूसरे रीजन के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि देखिए ये जो इलाका है, ये यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आसानी से खेती कर सकता है, अपने जीविका को चला सकता है, तो इसलिए पहले के लोग इस इलाके में आकर ज़्यादा बसे। तो देखिए ये जो पूरा रीजन है, ये रिच सॉइल यहाँ पर मौजूद है, यानी कि इस पर आप बहुत ही आसानी से खेती कर सकते हैं, और बहुत ही एडिक्वेट अमाउंट में यहाँ पर वाटर भी मौजूद है, और ये एक बहुत ही एक तरीके से फेवरेबल क्लाइमेट है एग्रीकल्चर के लिए, और इंडिया का एक बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इमेज दिखाया गया है नॉर्दर्न प्लेन का, जहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो अपने खेत में काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो देखिए जो रिवर्स हैं नॉर्दर्न प्लेन में, वो एक तरीके से आपके माउंटेन से आते हैं। नॉर्दर्न प्लेन में अधिकतर जैसे कि गंगा हो गई, यमुना और भी बहुत सारे रिवर जो हैं वो आपको हिमालय से आते हैं, और ये एक तरीके से डिपोजिशनल वर्क में लगे हुए हैं, यानी अपने साथ जो वो डिपॉजिट लाते हैं, यानी कि एलुवियम सॉइल लाते हैं या फिर जो कण लाते हैं, उसको वो इस पूरे रीजन में डिपॉजिट कर देते हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। तो देखिए आप इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए शुरू में आप देखेंगे कि ये जो पूरा पहाड़ है, मान लीजिए ये पूरा हिमालय है, ये पूरा हिमालय है, तो यहाँ पर जो पानी होते हैं, यानी यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं ग्लेशियर से, वो काफ़ी हाई स्पीड में निकलती हैं, क्योंकि यहाँ पर ढलान बहुत ही ज़्यादा है, बहुत हाई स्पीड में नीचे आती हैं। तो यहाँ से वो अपने साथ साथ बहुत ही बड़े बड़े चट्टान अपने साथ लाती हैं, और उसको तोड़ते 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 और फिर उसको एक तरीके से एलुवियम में या फिर और भी चीज़ों में छोटे छोटे कणों में तोड़ देती हैं, और इसके साथ बहुत दूसरी चीज़ें भी अपने साथ वो लाती हैं। और जब वो नीचे आती हैं, नीचे जब जहाँ पर प्लेन पूरा रीजन है, ये मान लीजिए ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, तो इस रीजन में जब वो आती हैं तो यहाँ पर उस पानी का फोर्स उतना नहीं रह जाता, बहुत ही धीमी हो जाती है ये नदी। और फिर ये जब नीचे लेवल पर ये बहने लगती है ये नदी, तो यहाँ पर जो ये पूरा डिपॉजिट है, यानी अपने साथ जो नदी कण लाती है, जो चीज़ें लाती है, उसको इस इलाके में वो छोड़ने लगती है, इस इलाके में जमा करने लगती है। तो इस वजह से देखेंगे कि आपको कई जगहों पर रिवराइन आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, यानी नदियों की वजह से बनने वाले आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो नदियां हैं वो अपने लोअर कोर्स में वो कई सारे चैनल्स में टूट जाती हैं डिपोजिशन की वजह से, जो एक तरीके से गाद हम कहते हैं, गाद की डिपोजिशन की वजह से, और इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। यानी कि एक नदी ऐसे आई और वहाँ पर कुछ डिपॉजिट हो गया और इससे अलग होकर एक धारा बहने लगी और एक और धारा बहने लगी, तो बहुत सारे धारा बहने लगे, तो उसमें वो उन सभी को हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। यानी इसको डिस्ट्रीब्यूटरी, सभी को डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। यानी एक नदी से अगर कोई धारा अलग निकलती है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, और कोई धारा जाकर नदी में मिलती है तो उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो देखिए जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं 3 सेक्शन में। 3 सेक्शन कैसे? तो देखिए जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, उसको हम पंजाब प्लेन्स कहते हैं, यानी जो आपका पूरा पाकिस्तान का रीजन हो गया, इंडस रिवर वैली जो पूरा हो गया और उसके ट्रिब्यूटरीज, इसको हम एक तरीके से पंजाब प्लेन्स कहते हैं, और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है। और इसके साथ ही इसमें जो आपके इंडस रिवर हैं और उसके ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज जो कि हिमालय से निकलती हैं, इस रीजन में ये नदियां पाई जाती हैं। और ये जो सेक्शन है यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आपको द्वाब्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ बात आता है कि ये द्वाब्स क्या होते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। द्वाब देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला तो दो और दूसरा आप। तो देखिए दो का मतलब होता है टू और आप का मतलब वाटर, ऐसा इलाका जो कि 2 धाराओं से घिरा हुआ है। मतलब कि द्वाब का सिंपल मतलब होता है 2 नदियों के बीच में होना या फिर 2 पानी के धाराओं के बीच में होना। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे गंगा और यमुना जाकर इलाहाबाद में मिलती है, त्रिवेणी में मिलती है, तो इसी वजह से जो गंगा और यमुना के बीच का रीजन हो गया उसी को हम द्वाब कहेंगे। तो इस तरीके के जो रीजन है आपको पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे इंडस रिवर वैली सिस्टम में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की नॉर्दर्न प्लेन के एक हिस्से के बारे में और वो है पंजाब प्लेन। अब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं जिसका नाम है गंगा प्लेन। तो देखिए जो गंगा प्लेन है वो एक्सटेंड करता है घग्गर नदी और तीस्ता नदी के बीच में, और ये फैला हुआ है आपके नॉर्थ इंडिया में, जिसमें कि आपका हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा और वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा आ जाता है। और इसके अलावा और आपको असम में ब्रह्मपुत्र
प्लेन देखने को मिलता है। तो 3 प्लेन कौन कौन से हो गए? पहला आपका पंजाब प्लेन, दूसरा गंगा प्लेन और तीसरा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो देखिए जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको जनरली डिस्क्राइब किया जाता है फ्लैट लैंड के बीच में, जहां पर किसी भी तरीके का एक तरीके से वेरिएशन नहीं, ये पूरा फ्लैट है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो पूरा रीजन है इसमें आपको कई तरह के वेरिएशन देखने को मिलेंगे, कई तरह के आपको रिलीफ फीचर्स देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। तो देखिए रिलीफ फीचर में वेरिएशन की वजह से हम नॉर्दर्न प्लेन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए जो नदियां हैं जब वो माउंटेन से डिसेंड करती हैं तो उसके बाद एक छोटा सा बेल्ट आता है, नैरो बेल्ट आता है 8 से 16 किलोमीटर का, जो कि एक तरीके से शिवालिक रेंज के पैरेलल में लाई करती हैं, उसके स्लोप के पैरेलल में लाई करती हैं। और यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी संख्या में पेबल्स देखने को मिलेंगे, कंकर्स देखने को मिलेंगे, और इस रीजन को भाबर कहा जाता है। और जितने भी जो नदियां हैं, जो कि नदियां उतरती हैं शिवालिक से या फिर हिमालय से, वो भाबर रीजन में डिसेपियर हो जाती हैं। डिसेपियर कहने का मतलब ये है कि देखिए उस रीजन में आपको इतने सारे कंकड़ हैं, इतने सारे छोटे छोटे कंकड़ हैं, इतने सारे कंकड़ हैं कि वहां पर जब नदियां आती हैं तो इस कंकड़ के नीचे से नदियां बहती हैं और पानी हमें ऊपर दिखता नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि नदियां डिसेपियर हो जाती हैं। तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ कंकड़ देखने को मिलेगा, आपको पानी नहीं दिखेगा। उसका रीजन ये है कि पानी पत्थल के नीचे से बह रही है, क्योंकि पत्थल्स में आप देखते हैं कि छोटे छोटे स्पेस होते हैं। इस तरीके से आप अगर पत्थल रखें तो पत्थल के बीच में से पानी बह सकता है। तो देखिए इस भब्बर रीजन में आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर नदियाँ जो हैं वो डिसेपियर हो जाती हैं। इस रीजन से थोड़ा सा साउथ में आप जाएंगे तो जो स्ट्रीम्स हैं और जो रिवर्स हैं, यानी जितने भी धाराएं हैं या फिर नदियां हैं, वो फिर से रीइमर्ज हो जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर आपको मिट्टी मौजूद है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिट्टी मौजूद है और पेबल्स मौजूद नहीं है। और इसलिए ये जो पूरा रीजन है पानी की मौजूदगी वजह से और मिट्टी के मौजूद होने की वजह से ये जो इलाका है ये वेट इलाका है, स्वैम्पी इलाका है और मार्शी इलाका है, और इसे हम तेराई कहते हैं। तो कौन कौन से हमने रीजंस देखे? भाबर और दूसरा तेराई। तो देखिए ये जो इलाका है ये पहले काफ़ी डेंसली फॉरेस्टेड एरिया हुआ करता था, और इन फॉरेस्ट को एक तरीके से क्लियर कर दिया गया है, क्लीन कर दिया गया है, ताकि एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ से एक्वायर किया जा सके और उन लोगों को बसाया जा सके जो कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए हैं। तो आप चाहें तो इस रीजन में आप दुधवा नेशनल पार्क को एक तरीके से लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप समझ लीजिए कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो इसी रीजन में स्थापित है। तो देखिए जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का वो ओल्डर एलुवियम से मिलकर बना हुआ है, और ये जो रीजन है ये फ्लड प्लेन्स के ऊपर थोड़ा स्थित है, और ये एक तरीके का टेरेस लाइक फीचर क्रिएट करता है, और इस रीजन को कहा जाता है भांगर। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों को आप समझ नहीं पाए होंगे, तो इन चीज़ों को मैं इमेज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं एक आपको इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए इमेज है। तो इसमें आप पूरे स्लोप को देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा रीजन जो है हिमालय है यहाँ पर। इसके बाद आपका भाबर आ जाता है जहाँ पर आपको पथरीले इलाके हैं, जहाँ पर नदी आपको नहीं दिखती है। उसके बाद तेराई का रीजन आ जाता है। तेराई का जो रीजन है वो काफ़ी एक तरीके से दलदली जैसा इलाका होता है। उसके बाद आता है आपका भांगर। तो देखिए भांगर जो रीजन है वो आपके खादर के थोड़ा सा ऊपर आता है, और खादर को हम एक तरीके से फ्लड वैली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बाढ़ आती रहती है। यहाँ पर आपका जो सोइल है वो हमेशा चेंज होते रहता है। लेकिन जो भांगर का इलाका है वहाँ पर आपको हमेशा सोइल चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपको बाढ़ नहीं आता है। ये काफ़ी ओल्ड एलुवियम सोइल है यहाँ पर। तो इस चीज़ से आप समझ गए हो कि आखिर भांगर क्या है, तेराई क्या है, भाबर क्या है, और यहाँ पर खादर क्या है। तो खादर को मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूँगा। तो देखिए यहाँ पर रिवर वैली है, बाढ़ आएगा तो सिर्फ खादर के इलाके में आएगा, बाढ़ आपके भांगर के इलाके में नहीं आएगा। और भांगर का जो इलाका है इसीलिए यहाँ पर आपको ओल्ड सोइल देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी पुराना सोइल है। तो इसी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो इस रीजन में जो सॉइल है वो कंटेन करता है कैल्केरस डिपॉजिट, जिसे कि इस रीजन में कई रीजन में कंकड़ भी कहा जाता है। कैल्केरस से कहने का मतलब हुआ आपको कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो देखिए जो नए और यंगर डिपॉजिट हैं फ्लड प्लेन्स के, उसे खादर कहा जाता है। तो यहाँ अभी आपको मैंने बताया कि खादर क्या होता है। तो देखिए दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड
सो आर फर्टाइल दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो देखिए जैसा मैंने आपको इमेज बताया कि जो खादर का इलाका है वहां पर आपको हर साल या फिर 1-2 साल के बीच में बाढ़ आती रहती है। तो ये पूरी रीजन आप देख सकते हैं, ये खादर है, यहाँ पर रिवर वैली के बिल्कुल एकदम नज़दीक है। तो यहाँ पर हमेशा आपको बाढ़ आती रहती है, यहाँ पर हमेशा आपको सॉइल चेंज होते रहता है। इसलिए ये जो रीजन है यहाँ पर आप आसानी से खेती कर सकते हैं और ये काफ़ी फर्टाइल है और इसमें आप एक्सटेंसिव खेती कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में और इस चैप्टर को द एंड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।